नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार सोनोडिया आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे ही कल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था क्या रूपरेखा होगी, क्या रणनीति होगी, तो उसी रूपरेखा और रणनीति के अंतर्गत आज के इस लेक्चर में मैंने रखा हुआ है कि एक पहले तो सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ। सिलेबस के साथ साथ जो पुराना एक प्रश्न आया हुआ था हमारा ग्रेड 2 का, उसको मैंने एक रैंडमली उठाया हुआ है ताकि आपको जो एग्जैक्टली कंडीशन है समझने की, जो एक पॉलिसी या जो पेपर की पैटर्न रहेंगे उनको हम लोग समझ पाएंगे। क्योंकि अभी तक एक पार्ट था 2011 वाला, आप सभी ने बार बार सॉल्व किया होगा, मैं उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। उस पेपर को मैं अभी फिलहाल में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एक जो पेपर है उसके बारे में समझा रहा हूँ आप लोगों को मैं, ताकि आप लोग जो एक एग्जामिनेशन का पैटर्न अच्छे से समझ पाएं कि भाई हमारे वर्तमान में पेपर पूछने की प्रकृति क्या रह रही है। ठीक, मैं शुरुआत करता हूँ। पहला टॉपिक था बाल विकास की, जो पहला टॉपिक है यूनिट 1, उसके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बाल विकास की अवधारणा, इसका अधिगम संबंध, विकास और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, यह एक टॉपिक रहने वाला है। हालांकि इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग डे बाय डे करते जाएंगे, लेकिन फिर भी आज मैं केवल सिलेबस बता रहा हूं आप लोगों को, रीड करके समझ लो। और इसके साथ साथ अगला हमारे पास पेपर यहाँ डिस्कशन रहेगा। ठीक, सामाजिक प्रक्रियाएं या समाजीकरण की प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत में बच्चे, शिक्षक, अभिभावक आदि का यहाँ योगदान, प्याजे, पावलाव, कोहलबर्ग और थार्नडाइक की जो स्वरूप है, सिद्धांत हैं, उनके बारे में यहाँ देखा जाएगा। इनके साथ बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। अच्छा, मैंने कल बताया हुआ था यहाँ केवल 4 हैं, प्याजे, पावलाव, कोहलर और थार्नडाइक, ये 4 व्यक्ति मात्र हैं। आपको यहाँ देखना है स्किनर को पढ़ना, ले वाइगोटस्की पढ़ना, कोहलबर्ग को पढ़ना और बाकी अन्य लोगों को पढ़ना। तो इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। इनके साथ बुद्धिमत्ता या बुद्धि का मापन यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, व्यक्तित्व का मापन है, भाषा एवं विचार, ठीक, सामाजिक रूप में निर्माण में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद, शैक्षणिक प्रथाएं आदि को मैं पढ़ाऊंगा। इनके साथ अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसके टॉपिक को हम लोग समझेंगे विस्तार पूर्वक। भाषा, जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर कैसे यहाँ भेदभाव किया जाता है वो। इसके साथ अधिगम का आकलन एवं अधिगम का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन क्या है, अधिगमकर्ताओं की कैसे तैयारी की जानी चाहिए, साथ में यहाँ समावेश शिक्षा, ये सारे पार्ट यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। एक पहला पार्ट यूनिट नंबर 1। यूनिट 2 हमारे पास आती है समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक। यहाँ से 5 प्रश्न आएंगे, जैसे मैंने कल बताया हुआ था। यहाँ पर अलावानित वाले बच्चे जो हैं, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, ठीक, अधिगम कठिनाइयाँ, क्षतिग्रस्त बच्चे हैं, समस्याग्रस्त बालक हैं, इनकी पहचान और इनका निदान, सारी बातें करें हम लोग यहाँ पर में। और बाल अपराध, इसके कारण प्रकार, क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु रहेगा, पहले तो निदानात्मक शिक्षा की समस्या कहाँ है हम लोग पता कर पाएं, और इसके बाद में उपचारात्मक शिक्षा। ये सारी प्रकार की शिक्षा प्रणाली को हम लोग यूज करते हुए चलेंगे। आज मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि यहाँ पर हमें एक प्रकार से पुराना क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसमें थोड़ा सा एक समस्या आती है, कहीं ना कहीं एक व्हाइट बोर्ड में आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन टाइम पे प्रॉपर्ली नहीं आ पाते हैं। ठीक, इसलिए मैंने आज इसको इस क्लास तरीके का पैटर्न रखा हुआ है। थोड़ा सा देखिएगा, कल से हम लोग व्हाइट बोर्ड में देखेंगे और व्हाइट बोर्ड में प्रॉपर समझते हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से मेरी क्लास का मिश्रण रहेगा, जहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि भाई यार लिखना ज्यादा है या कुछ स्लाइड अच्छी यहाँ पर में है, तो मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाऊंगा, और दूसरा पैटर्न हमारा यहाँ रहेगा। ठीक, तो अब देखते हैं अगला टॉपिक, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र। यहां से 10 अंक के प्रश्न आएंगे। ठीक, यहां देखेंगे बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे यहां पर सफलता प्राप्त करते हैं, कैसे इनमें अधिगम की प्रक्रियाएं होती हैं, ये सारी बातें। समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे की भूमिका क्या है, बच्चों में अधिगम की व्यापक धारणाएं कौन कौन सी हैं, ये सारे बिंदु को मैं यहाँ समझाऊंगा प्रॉपरली। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अवधान, रुचि आदि प्रकार के बिंदुओं को यहाँ हम कवर करते हुए चलेंगे। इनके साथ आता है संज्ञान, संवेग, अभिप्रेरणा आदि सारे बिंदु यहाँ हम कवर करेंगे। इनके बाद अगला एक और महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, यहां देखेंगे हम लोग तो निर्देशन, परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, ये सारे बिंदु यहां पर में और साथ साथ चलेंगे। फिर रहेगा स्मृति और विस्मृति, एप्टीट्यूड मतलब अभिक्षमता, ये सारे टॉपिक्स हैं, और हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ शिक्षण के सूत्र, शिक्षण सिद्धांत आदि सभी विस्तार पूर्वक नहीं बताया गया है,
तो मैं शिक्षण के सिद्धांत के बारे में चर्चा यहाँ करूंगा और शिक्षण के सूत्र के बारे में चर्चा यहाँ करूंगा। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर हम लोग इनको भी पढ़ने वाले होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर में रहेंगे ये। ठीक, अब ये जो सिलेबस है ना, वो हमारे पास 19 का सिलेबस भी था, सॉरी 19 कह रहा हूँ मैं, गलत बोल गया। ठीक, यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपके वर्ग 2 का भी सिलेबस था जो 19 पेपर हुआ था, और यही सिलेबस आपका वर्ग 3 का भी था, और यही सेम सिलेबस हमारे पास में सीटीईटी का भी है। बस कंडीशन क्या होती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग में प्रश्न पूछने की प्रकृति में परिवर्तन आ जाना, केवल क्या होना, प्रश्न पूछने की प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है, और उसी परिवर्तन की जो प्रणाली है उसे हम ठीक करते हुए चलेंगे ताकि कहीं पर भी आपको कोई समस्याएं ना आए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले प्रश्न को मैं यहां पर बताते भी जाऊंगा और किस लेवल तक जाना है इसका मैं डिस्कशन यहां करूंगा। इसके पहले बता दूं कि भाई जो हमारी सारी क्लासेस रहेंगी वो इस किताब के बेसिस पर रहेंगी। ठीक, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो एमपीटीटी के बेस पर यहाँ पर बहुत सारी बातों को बताया गया है। ठीक, मेरे द्वारा लिखी क्लासेस हैं, बुक थी, क्लास नोट्स और बाकी सारे पार्ट्स के बेसिस मिल जाएंगे। इनके साथ एक और महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ पर लगभग 2000 प्रश्नों को मैंने शामिल किया हुआ था। ठीक, ये सारी बातें मिलेंगी, और इसके साथ यदि कोई बच्चा जो ये नोट्स चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर मैं, यदि बुक चाहता है तो, क्योंकि अधिकांश बातें हमारी सारी इस किताब के अकॉर्डिंग होंगी। क्योंकि यदि आपके पास पीडीएफ टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, पीडीएफ नहीं है, तो ये तो आपके सामने रहेगा, कोई ना कोई किताब आपके पास होनी चाहिए आधार। तो मैंने पहले बताया हुआ कल क्लास में कि जो कुछ कमियां थी बाकी किसी और किताब में, उनको सबको दूर करते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को यहाँ इंक्लूड किया हुआ था। चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, ये जो टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा से उठाकर रख दिया इन्होंने, समझिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है? द लीस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर असेसमेंट इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है भाई बच्चों पर केंद्रित होगी। यहां पर बच्चों का केंद्रित का मतलब होता है कि भाई हम ये बात ध्यान रखेंगे कि बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा प्रकार की यहां पर क्या हो, उनमें शिक्षा प्रणाली प्रदान की जाए। ठीक, इससे हम कहते हैं लोकतांत्रिक शिक्षा भी कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रणाली के ऑप्शन देखते हैं। उन लक्ष्यों की और उनकी प्रगति की निगरानी करना, दूसरा उनके अधिगम और विकास के लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, किसी भी अंतराल और को संबोधित करने का निर्धारण करना, और मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। यहां पर सबसे बड़ी बात होती है कि इस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं। ऐसा आंसर हमारे पास आयोग ने भी दिया हुआ है। ये पीईबी का 2019 में हुए जो पेपर थे ग्रेड 2, उसका मैंने एक क्वेश्चन उठाया हुआ है रैंडमली। ठीक, तो यहां पर मैं इसका जो कम महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है आपका, मुख्य सामग्री का ज्ञान और कौशल विकास करना। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि हमारे यहां पर में जो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें आपको एक रट्टू तोता नहीं बनाना है, ज्ञान का ढेर सारा ऐसा इंप्लीमेंटेशन नहीं कराना है, बल्कि आपको धीरे धीरे समझ विकसित करनी है, वो पॉइंट मिलेगा। ठीक, तो पहला आंसर कौन सा हो गया, ये मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल करना। तो ये पहला पॉइंट कहां से आ गया, बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर से, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की प्रकृति जा सकता है। दूसरा, मानव जाति में अभिवृद्धि किस प्रकार वितरित है? हाउ इज एप्टीट्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बींग्स? तो बोलेंगे वितरण समान है, वितरण अस्त व्यस्त है, वितरण विषम है, और अगला पॉइंट मिलेगा यहां पर वितरण विविधतापूर्ण है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बहुत अलग अलग प्रकार से आपको मिलेगा। ये सारी बात करेंगे। ठीक, तो यहां बोलेंगे कि अभिवृद्धि जो होती है ना, वो कहां से आ गया हमारे पास टॉपिक, ये आ गया यूनिट 3 से, जहां अभिवृद्धि लास्ट में दिया हुआ है एप्टीट्यूड को। बोलेंगे कैसा है, तो बोलेंगे यहां पर वितरण सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, बस उसका हमने कैसा क्या करना है। ठीक, क्योंकि अभिवृद्धि की जो बात आती है परिभाषा में कहा गया है कि आप इसको कैसे करेंगे, इसको डेवलप किया जाता है। अभिवृद्धि कैसे आती है, अर्जित प्रकार का गुण होता है, इसलिए सभी में समान होती है। अब ये बात आएगी कि आपने इसका डेवलपमेंट विकास कैसे किया हुआ है, ये बात अलग है। इसलिए यहां पर हमें लग तो आंसर होगा या आंसर इसका कौन सा चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आपका मल्टीफेरियसली होगा, मतलब विविधतापूर्ण होगा, जबकि नहीं, क्योंकि यदि ये है विषम है तो ये भी बात आ जाएगी, अस्त व्यस्त है तो ये भी आंसर सही है। तो तीनों के आंसर एक जैसे आ रहे हैं, आप समझेंगे तो भी मिल जाएगा, और समान मतलब कि सबके जैसे बराबर मिलना। ये पहला आंसर हो गया। ठीक, अगला चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्ट निर्माण, नेटवर्क या
स्कीमास या स्ट्रक्चर या संरचना, इसे क्या कहा जाएगा? तो हम बात करेंगे कि भाई कैसा क्या होगा, कैसा व्यवहार करते हैं किसी के साथ में। ये वर्ड आता है हमारे पास कौन सा? स्कीमा का। जब मैं यहां जीन पियाजे पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में चर्चा करूंगा। हर बार इससे प्रश्न पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। ठीक, स्कीमा के बारे में, स्कीम्स और स्कीमा मैं पढ़ाऊंगा आगे चल क्लास में, तब डिस्कशन करेंगे, अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं। अगला देखते हैं, 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण होगी। देखिएगा आप यहां पर मैं फिर से बाल केंद्रित शिक्षण से ऊपर आ गया। ठीक, देखेंगे यहां पर मैं एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना विकसित करना। दूसरा, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसकी जरूरतें क्या है। अगला, कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ योजना विकसित करना। अगला, एक पाठ योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। यहां पर हमारे पास बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए कि भाई जो बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बच्चे की आवश्यकता, बच्चे पर फोकस करने, उसकी जरूरत करने वाली को पूरा करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो आंसर आ जाएगा ऐसी पाठ योजना विकसित करना जो बच्चे की जरूरत को पूरी करे, उनकी जरूरत को पूरी करे। ये सेकंड आंसर आ जाएगा यहां पर मैं। ये आंसर भी देखो सही लग रहा है, एक पाठ योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। नहीं भाई, बाल केंद्रित तो हमेशा सबकी बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष की बात की जाती है। यहां पर मैं ये नाम मिलेगा। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ पढ़ा दिया, जिसको आया आया, नहीं आया नहीं आया। बाल केंद्रित कहता है कि सबको एक एक व्यक्ति पर ध्यान देना है, और यहीं से मिल जाता है कौन सा? माइक्रो टीचिंग का, सूक्ष्म अध्ययन का, अध्यापन का। यह बिंदु हमारे पास देखने को मिल जाएगा। चलो ठीक, अगला देखते हैं। इसके बाद में हम लोग पॉइंट को रहेगा, या प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद की जाने वाले सिद्धांतकार कौन है? किस व्यक्ति को फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो हमारे पास शिक्षा का ही पार्ट हमारे पास आ गया है। 5th नंबर को प्रश्न देखेंगे तो फ्रेडरिक फ्रोवेल हैं, जॉन डुई हैं, ड्यूवी जैसे पढ़ सकते हैं हम लोग, जॉन पियाजे हैं या ग्राहम गिब्स हैं, ये नाम हमारे पास मिलेगा। तो हम देखते हैं भाई यहां पर हमारा आंसर होगा जीन पियाजे को। कौन सा अर्थ से दिया गया हमारे पास? ये सॉरी जॉन ड्यूवी, सॉरी गलत में बोल गया, प्रगतिशील का जॉन, हमारा ड्यूबी, ये आंसर रह जाएगा। ठीक, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो प्रगतिशील शिक्षा हमारे पास आएगी कौन सा? ये भी हमारे पास है टॉपिक यूनिट 1 का। ठीक, अगला चलते हैं, पियाजे नेम्ड पोटेंशियलिटीज एंड एबिलिटीज एज। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया हुआ है? तो क्षमताओं और योग्यताओं को यहाँ पे क्या कहा गया उनके द्वारा बताएंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलेंगे स्कीमा। देखो 2 बार स्कीमा आ चुका है यहाँ पर मैं। ठीक, ईगोसेंट्रिज्म नहीं है, आत्मसाधीकरण नहीं है, एकोमोडेशन भी, समायोजन भी नहीं है। तो क्षमताओं और योग्यताओं को यहाँ पर नाम दिया गया स्कीमा। इसको कैसे दिया गया है मैं बताऊंगा आगे चल के। देखो 2 बार स्कीमा का वर्ड आ गया यहाँ पर मैं एक ही पेपर में। ठीक, तो मैंने पहले भी जब पढ़ाता था तब भी बताया हुआ है, और स्कीम्स और स्कीमा को बहुत अच्छे से हमेशा क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। अगला रहेगा अन्वेषण या डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक डैश की भूमिका निभाता है। अब देखेंगे यहाँ पर मैं डिस्कवरी, अन्वेषण विधि, अध्यापन की अन्वेषण विधि या खोज विधि के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको सभी को बताया हुआ था पुरानी क्लासेस में, याद कीजिएगा। ठीक, यहाँ पर खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि से हम कई बार कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नाम मिलेगा खोज विधि में एक शिक्षक जो होता है वो किसके भांति काम निभाता है? बोलेंगे केवल समन्वयक के रूप में काम करता है, फैसिलिटेटर है, ना कि काउंसलर, ना कि मैनेजर, ना कि इंस्पायरर। ये कैसा काम करेगा? फैसिलिटेटर, सर्विस प्रोवाइड कराएगा, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा, बाकी सब कुछ खोज करना है आपको आपके अकॉर्डिंग, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट आ गया। ठीक, तो ये भी कहाँ चला गया हमारे पास में? ये यूनिट 3 का टॉपिक है ये। ठीक, यूनिट 1 है, यूनिट 1 है। इस प्रकार से हम देखेंगे इतने तक लेवल में जा रहा है। अब बात करेंगे विशेष शिक्षा इससे संबंधित है या इसका अर्थ कहलाता है। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, वे हम देखना है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा या विकलांगों के लिए शिक्षा कार्यक्रम। तो स्पेशल एजुकेशन किसके लिए था? दिव्यांगजनों के लिए था, एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल पर्सन। ये आंसर हमारे पास रहेगा, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। ये तो सब कुछ नॉर्मल में आ जाएंगे, लेकिन विशेष शिक्षा कार्यक्रम इसके लिए यहाँ संदर्भित करता है।
यदि बाकी और पार्ट रहेंगे तो यहां पर आपका प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी हो सकता था, लेकिन प्रतिभाशाली 1 और प्रतिभाशाली 2 यहां 2 बार हो जाने के कारण देखो आप इसको आंसर को कैंसिल कर देंगे ऑटोमेटिकली। इससे आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला रहेगा बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है, ठीक, डैश बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है, डैश इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद द फास्टर डेवलपमेंट। यदि बात आई है तो हम बताएंगे कौन सा, पहला कोई बुद्धि नहीं है, मध्य बुद्धि या उच्च बुद्धि या मंद बुद्धि। तो बोलेंगे उच्च बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी होती है। इसे हम देखेंगे 9th नंबर का पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये 9th नंबर क्वेश्चन में ये 3rd नंबर आंसर, ये आपका बुद्धिमत्ता से आया हुआ प्रश्न है। ये अगला, अधिगम का सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसे निहित करता है। ठीक, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास से में कैसे चिन्हित करता है। तो बोलेंगे प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षक के रूप में, भागीदार के रूप में या समर्थक के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रशिक्षक के रूप में, यहाँ पर मैं सम्मिलित करता है, चिन्हित करता है। ठीक, तो ये अधिगम वाले पार्ट में फिर से आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद के बिंदु, एक समय के समाजमिति विश्लेषण, समाज के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को डैश विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। पहला प्रक्षेपण, ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ या प्रक्षेपी। यहाँ समाजमिति विधि के बारे में पूछ रहा है कि भाई ये किस प्रकार की विधि, सीधी सी बात कि प्रक्षेपी विधि है या हमारे पास में प्रक्षेपण विधि है, ऑब्जेक्टिव मतलब कि वस्तुनिष्ठ है या व्यक्तिनिष्ठ है। यदि प्रश्न पूछेगा तो हम बात करेंगे यहाँ पर में यह विधि कैसी है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की, ऑब्जेक्टिव प्रकार की, जैसा आयोग ने आंसर दिया हुआ है। ठीक, अगला रहेगा विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन परामर्श का लाभ है। निर्देशन परामर्श सबसे बड़ी बात है, आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होती है उसका लाभ क्या है। बोलेंगे पहला, भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक स्तर पर जोर दिया जाता है। पहला बिंदु, परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता है, परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना और पहल को दबाना। यदि इसकी बात करेंगे तो बोलेंगे भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिकता पर जोर देना और आश्वस्त होने के लिए इसका सहायता प्रदान करना। ये बात हमारे पास आएगी, जोर देना। इसको अलग कर देते हैं थोड़ा सा ये, तो आंसर कौन सा हो गया, ए। ये कहां पर आ गया, यूनिट 3 है ये वाली। अब चलते हैं, ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से डैश के लिए डिजाइन किया जाता है। ऑर्थोटिक सीधी सी बात है हमारे पास में, ऑर्थो से बड़ा है वो हड्डी से, तो अस्थि विकार की बात कर रहा है। किसके लिए डिजाइन किया जाएगा, नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं, पता नहीं पहले क्यों दे दिया। शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए, शरीर के हिस्सों की मरम्मत के लिए, न होने वाले अंगों की जगह लगाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात आएगी शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए आएगा। आ गया आंसर। ठीक, तो विशेष आवश्यकता वाले बालक में से आएगा। अगला, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को डैश मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। बोले अधिगम के परिणाम को जानना, तो बोलेंगे डायग्नोस्टिक प्रकार का, बेंचमार्क प्रकार का, रचनात्मक प्रकार का या निदानात्मक प्रकार का, प्रोग्नोस्टिक प्रकार का। ठीक, तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो यहाँ समझेंगे पहला जो अध्ययन हमारे पास आया हुआ है ये था वो कौन सा, प्रोग्नोस्टिक प्रकार का, निदान प्रकार का, क्योंकि हम देखेंगे परिणाम के विषय में आकलन करना कि भैया क्या आया था क्या नहीं आया था। इससे हम पता लगाएंगे भाई कमी कहाँ थी, क्या और डेवलपमेंट करना है, क्या और सुधार करना है, ये बात यहाँ की जाएगी। तो ये बिंदु हमारे पास आ जाएगा, आंसर कौन सा, प्रोग्नोस्टिक। अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन, ओरिएंटेशन कोहलवर के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। देखिएगा, पारंपरिक नैतिकता मतलब कि इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताया हुआ था। ठीक, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल बताया हुआ था, आपको याद होगा। तो 3 स्टेज थी इनकी, उनके आधार पर आया हुआ पॉइंट हमारे पास में। तो पहला आया कौन सा, दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुक्ता, सामाजिक सहानुभूति और विवेक, सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता और सहायक उद्देश्य और विनिमय। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर में तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, सामाजिक सहानुभूति और विवेक। ये आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक, या प्री कन्वेंशनल स्टेज हमारे पास रहेगी, या पूर्व पारंपरिक अवस्था के पहले की दशा है। ये उस दौरान की बात है और ये बाद की हमारे पास कंडीशन आएंगी। इस प्रकार से ये आंसर हमारे पास ये हो जाएगा, सेकंड वाला। इसको मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, मतलब कोहलवर्ग से भी प्रश्न आए हुए हैं, जीन प्याजे से भी प्रश्न आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट।
अब देखो कोहलबर्ग हमारे पास सिलेबस नहीं था, कौन सा था, कोहलर था, ठीक, फिर भी हम यहां प्रश्न पूछा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो बाह्य प्रेरणा वेतन, प्रशंसा, जुनून, पदोन्नति। तो जुनून कहां से आता है, मन के अंदर से आता है साहब, शायद मुझे यहां आपको ध्यान रखना है। वेतन बाहरी है, प्रशंसा बाहरी है, पदोन्नति बाहरी है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ये। तो फिर से देखो बाह्य प्रेरणा, प्रेरणा से प्रश्न आ गया, इससे हर बार आते हैं। अगला रहेगा, जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष अवस्था वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं, तो निम्न में से क्या सत्य है। फिर से पढ़ूंगा, जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष अवस्था वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं, तो क्या सत्य है, इसकी बात करें हम लोग यहाँ पर में। तो पहला आएगा, शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट होता है, शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करते हैं, और शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होते हैं। ये बात हम लोग करेंगे, तो हमारा आंसर रहेगा कि शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। ये बात हमें ध्यान रखना है विद्यालयी दशा में, ठीक। अगला फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ और को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। तो बोलेंगे संरक्षणवाद, ऑब्जेक्टिव परमानेंसी, वस्तु स्थायित्व, मन का सिद्धांत या जीववाद। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बार बार मैंने समझाया हुआ था, वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत हमारे पास ये होता है, इसे हमें ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट अगला चलेंगे हम लोग, इनके बारे में मैं आगे चल के फिर से एक बार चर्चा करूंगा विस्तार पूर्वक, लेकिन आज केवल मुझे बताना कि हमें किस लेवल तक पढ़ना है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। आपको ध्यान रखना है कि किस लेवल तक जाना है, इसलिए ये पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर का पार्ट है ये, ताकि मैं जब डीप पढ़ाऊंगा तो आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि सर इतना ज्यादा डीप थोड़ी आता है, वर्ग 3 का पेपर है, ऐसा वैसा दुनिया भर के सब लोग बोलते हैं। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि भाई आपको जितना डीप हो सके, अच्छा हो सके, मतलब कि ये एग्जाम ओरिएंटेड हो सके, वो पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अगला आएगा प्रयत्न त्रुटि अधिगम में, फिर से पढ़ूंगा, प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थार्डनाइक सिद्धांत ने डैश के महत्व पर जोर दिया है। पहला प्रेरणा, दूसरा पुरस्कार, तीसरा सराहना, चौथा दंड। तो हमारा त्रुटि प्रयास का सिद्धांत जो था, हम बात करेंगे, आपको याद होगा थार्डनाइक का, इसे हमने उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के रूप में पढ़ा हुआ है, कई बार में जाना हुआ है बीएड की किताबों में, तो उसे बोलूंगा मैं। तो प्रेरणा का सिद्धांत है, पुरस्कार की बात कर रहा है, सराहना या दंड किसकी बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात आती है उद्दीपक, प्रेरणा, वह जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वही प्रेरणा थी। अगला हम देखते हैं, दंड और प्रोत्साहन के घटक कौन कौन से हैं, बोले व्यवहारवाद का सिद्धांत था, डिजाइन आधारित विचार था, मानवतावाद था या संयोजितवाद था। हम बात करेंगे यह किस पर आधारित है, तो बोले बिहेवियरलिज्म पर आधारित है, व्यवहारवाद पर आधारित है, ठीक। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है, तो किसकी बात करता है यहाँ पर मैं, विविध प्रदर्शन की, वर्ष अंत मूल्यांकन की, रैखिक प्रदर्शन की या अनुशासनात्मक बल की। तो यहां हम बात करेंगे, यहां पर भी आंसर रहेगा विविध प्रदर्शन की बात करता है ये, बाकी ऑटोमेटिक तो कैंसिल हो ही जाते हैं यहां पर में, ठीक। आपके सामने बात ध्यान रखना है, प्रश्न जब आएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में से जो ऑप्शंस थे उनको प्रॉपर्ली पढ़ना है, उसके बाद में फोकस करते हुए चलना है, ठीक। हमें ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला हम नेक्स्ट चलेंगे, अगला पॉइंट है ओसीडी का अर्थ क्या है। तो पहला नाम आएगा ऑब्सेसिव कंडक्टर डिसऑर्डर, इंग्लिश में ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर, ओपोजिशनल कंपल्सरी डिसऑर्डर और ओपोजिशनल कॉग्निटिव डिसऑर्डर। ये प्रश्न हमारे पास में कहां से डाला हुआ है, वही अधिगम अक्षमताओं से। तो यहां ये रहेगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये बीमारी है। तो मैं अधिगम अक्षमताओं और जो बीमारियां पढ़ाऊंगा उस दौरान इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करूंगा, अभी फिलहाल में नहीं, ठीक। अगली बात करेंगे, समान लिंग मित्रता के डैश के दौरान प्रबलित होती है, मतलब द सेम सेक्स फ्रेंडशिप प्रिवाइल्स ड्यूरिंग द विच एज, यदि पूछा हुआ है किस अवस्था में पूछा हुआ है, तो देखो अवस्था संबंधित प्रश्न आ गया हमारे पास में, यूनिट 1 हमारे पास आती है। तो प्रारंभिक किशोर अवस्था में, प्रारंभिक बचपन अवस्था में, मध्य किशोर अवस्था में या मध्य बचपन अवस्था में। आपने सभी ने बहुत सारी बार पढ़ा हुआ इसके बारे में है, तो नाम मिलेगा प्रारंभिक किशोरावस्था, जहां पर हमारे कुछ विद्वानों ने इसे हमारे पास में क्या कहा हुआ है, वयः संधि के पश्चात की अवस्था, ठीक। इसे हम देखेंगे। अगला रहेगा, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लिए लचीलेपन को डैश के रूप में जाना जाता है, तो बोलेंगे दृढ़ता, वांछनीयता,
ठीक, अक्षमता या ढलनशीलता, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको भी बता सकता है ढलनशीलता, कि आप ढल जाते हैं किसी भी दशा में, या प्लास्टिसिटी की बात कर रहा है, वो आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर फिर से कहा गया आपका समायोजित होने, और समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती थी हमारे पास में, एक बुद्धिमत्ता कहलाती थी। तो वही बात आ जाती है इसके बारे में। तो दो अलग अलग कंसेप्ट रहेंगे। तो प्रगतिशील बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रवृत्त होगा, प्रतिभाशाली बच्चे, सॉरी, तो 170 या अधिक, 130 या अधिक, 70 या अधिक, या 120 या अधिक। 170 अधिक से माना लगभग में ना के बराबर पढ़ा हुआ है, आप लोग देखा होगा। तो बेस्ट आंसर कौन सा है, 130 या इससे अधिक हमने पढ़ा हुआ था। ये प्रतिभाशाली वर्ग को दर्शाता है। बिने, साइमन, स्टर्न आदि के द्वारा जो हमारे पास में IQ का जो एक टेबल बनाई गई थी, उसमें अकॉर्डिंग देखेंगे स्कोर कार्ड, तो 130 से अधिक वाला बच्चा क्या कहलाता है, ये प्रतिभाशाली वाला कहलाता है। अब देखते हैं भाई शास्त्रीय अनुबंधन कौन आ गया, पावलोव साहब आ गए। क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जा सकती है, तो बोलेंगे कौन सी है, ठीक, जनक प्रतिक्रिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, रीइंफोर्स रिस्पॉन्स, प्रबलित प्रतिक्रिया, वातानुकूलित प्रक्रिया हमारे पास रहेगी, और इसके बाद रहेगा मतलब कंडीशनड रिस्पॉन्स, और तटस्थ प्रक्रिया न्यूट्रल रिस्पॉन्स। तो यहाँ नाम मिलेगा कंडीशनल, तो क्लासिकल कंडीशनिंग से नाम आ रहा है कंडीशंस, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हमारे पास ये था। तो यहाँ पर हम इसको सीखेंगे। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अगला, किसी भी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो पहली बात करेंगे तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, या विकासात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए, स्टैटिस्टिकल मेथड हो या मनोविश्लेषण विधि हो। तो यहाँ आएगा विकासात्मक विधि का अध्ययन किया जाना चाहिए। ये यूनिट 1 का पार्ट हो गया हमारे पास में। ठीक, अगली बात हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बोलेंगे आवश्यकता का पदानुक्रमिक सोपान या फिर हमारे पास में सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया हुआ है, तो पहला मास्लो साहब हैं, पियाजे साहब हैं, पावलोव हैं, या फ्राइड साहब हैं। तो हम सभी को पता है यहाँ पर ये आवश्यकता का जो पदानुक्रम वाला पार्ट था किसने दिया था, अब्राहम मास्लो का सिद्धांत था ये। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी कार्यविधि ऑपरेशन हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है, पहला मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, और इसके बाद आएगा संज्ञानात्मक विकास। तो आंसर मिलेगा हमारे पास कौन सा, इवोल्यूशन, हमारी जानकारी में मदद करती है। अगला फिर आएगा, निम्न में से कौन सा पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है, किसमें अधिक पाया जाता है, बोले समूह में, टीम में, समाज में, कक्ष में। आप बताइए किसमें भी आपका आंसर आएगा। तो ये आंसर आपका है, कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा मुझे कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक, मैं इसका आंसर यहाँ नहीं बताऊंगा, सभी लोग बहुत इसके बारे में जानकार हैं और मुझे उम्मीद है आप लोग सभी इसके बारे में बता भी सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स से। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई आप पहली बात तो जो हमारी किताब थी उसके संबंध में आप पहले तो चर्चा कर लें, जहां नहीं है वहां पहुंचा दी जाएगी, ठीक, अवेलेबल करा दी जाएगी, या कोई भी किताब को आप साथ में रखेंगे। दूसरी बात यह है, अब जो क्लासेस में हम लोग एक कंपोजिट और फास्ट प्रकार का तरीका जो आपको अच्छे समझ में आ जाए और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो, उसको मैं लेकर चलूंगा। ठीक, तो अगली क्लासेस से आप तैयार रहिएगा अपने सिलेबस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने इत्मीनान से सुना। थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।